हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लिटरेरी टर्म्स की प्रैक्टिस करेंगे और 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हमारे पास, जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज इट मीन्स एडवांस गार्ड और वैनगार्ड एंड इज यूज्ड टू रेफर टू पीपल और वर्क्स दैट आर एक्सपेरिमेंटल और इनोवेटिव particularly with respect to art, culture and politics। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो लिटरेरी टर्म्स है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका मीन्स होता है या तो एडवांस गार्ड होता है या वैनगार्ड। वैनगार्ड का मीन्स क्या होता है? मोहरा। एंड इज यूज टू रेफर टू पीपल और वर्क्स, और ये ऐसे पीपल या ऐसे वर्क को रेफर करता है दैट आर एक्सपेरिमेंटल, या तो वो एक्सपेरिमेंटल हो और या फिर वो इनोवेटिव हो, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू आर्ट, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। और किस क्षेत्र में हो? आर्ट में, कल्चर में या पॉलिटिक्स में। तो कौन सी लिटरेरी टर्म की बात हो रही है यहाँ? ऑप्शन ए एनाक्रोनिज्म, बी कैथारसिस, सी एवेंटगार्डे एंड डी वर्नाक्यूलर। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी सी एवेंटगार्डे। तो इसमें बहुत इनोवेटिव जो राइटिंग लिखी जाती है, जो मतलब उस टाइम पीरियड से कुछ अलग हटके लिखा जाता है, ऐसे वर्क को, ऐसे पीपल को इनमें ऐड किया जाता है। तो करेक्ट आंसर विल बी सी एवेंटगार्डे। क्वेश्चन नंबर 2, आ रिपीटेशन ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द सेम स्ट्रक्चर। जब किसी सेंटेंस को रिपीटेट किया जाता है, मीन्स रिपीटेशन किया जाता है किसी सेंटेंस का सेम स्ट्रक्चर को यूज करते हुए, तो वहाँ पे कौन सा लिटरेरी टर्म है? ऑप्शन ए अडेज, बी पैरेलल स्ट्रक्चर, सी एपोरिज्म एंड डी पास्टोरल। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी बी पैरेलल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 3, the structure of a story, the sequence in which the author arranges events in a story. The structure of a 5-act play often includes the rising action, the climax, the falling action and the resolution। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पूछा गया है कि एक स्ट्रक्चर होता है स्टोरी का, और द सीक्वेंस इन विच, और इसमें जो सीक्वेंस होता है, द ऑथर अरेंजी, जो कि ऑथर अरेंज करता है अपने स्टोरी के इवेंट्स में, द स्ट्रक्चर ऑफ अ 5-act प्ले। तो ये 5-act प्ले का स्ट्रक्चर होता है। ऑफन इंक्लूड्स द, और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन और रेसोल्यूशन। एंड वन मोर थिंग इज हेयर, तो हमें यहाँ बताना है पैथेटिक फैलेसी, वेरी सिमिलिट्यूड, सी एल्यूजन एंड डी plot। So here question number 3, the correct answer will be D, plot। Then question number 4, a statement which can contain 2 or more meaning। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसके 2 या 2 से ज़्यादा मीनिंग हो। एम्बिग्विटी, एनेक्डोट, एपिग्राफ और फॉइल। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए, एम्बिग्विटी। तो इसका हिंदी में अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है द्विअर्थक। जब एक ही बात का कोई एक से ज़्यादा मीनिंग निकलते हो तो वहाँ पे जो लिटरेरी टर्म है दैट इज एम्बिग्विटी। क्वेश्चन नंबर 5, द इमोशनल कंटेंट ऑफ अ वर्ड। किसी भी वर्ड का जो इमोशनल कंटेंट है वो हमें बताना है। कनोटेशन, फिगुरेटिव लैंग्वेज, सी डिनोटेशन एंड डी एपिक। क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट आंसर विल बी ए, कनोटेशन। तो किसी भी वर्ड का जो इमोशनल कंटेंट निकल के आता है उसको हम क्या बोलेंगे? कनोटेशन बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे जो कनोटेशन है और डिनोटेशन है, ये दोनों जो आपस में ऑपोजिट वर्ड हैं। कनोटेशन हमारा इमोशनल कंटेंट को बताता है और डिनोटेशन हमारा जो शाब्दिक कंटेंट होता है, जो वर्डी जो कंटेंट होता है उसको बताता है। देन क्वेश्चन नंबर 6,
द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड। तो देखिए आ गया यहाँ पे किसी भी वर्ड का जो डिक्शनरी डेफिनेशन होता है, जो उसका शाब्दिक अर्थ होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कोनोटेशन, फिगुरेटिव लैंग्वेज, डिनोटेशन और एपिक। क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, डिनोटेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं यहाँ पे। A mild word or phrase which substitutes for another which would be undesirable because it is too direct, unpleasant or offensive। तो ऐसे mild word या phrase जो हम substitute करते हैं, means we use in the place of another word विच वुड बी अनडिजायरेबल। जब कोई वर्ड अनडिजायरेबल होता है या अनप्लीजेंट होता है, ऑफेंसिव वर्ड्स होते हैं, उसके प्लेस पे जब हम किन्हीं माइल्ड वर्ड्स को या फ्रेज को यूज करते हैं तो वहाँ पे बताना है क्या होता है। ऑप्शन ए फिगुरेटिव लैंग्वेज, बी डिनोटेशन, सी एपिक एंड डी यूफेमिज्म। सो क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, यूफेमिज्म। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम किसे कहें आप झूठ बोल रहे हो, तो ये थोड़ा हार्श लैंग्वेज हो जाती है, सुनने में बहुत बुरा लगता है, आप झूठे हो। लेकिन अगर हम उससे बोलें कि यू आर टेलिंग अ फेरी टेल, आप कोई फेरी टेल बता रहे हो, तो ये इस तरह के वर्ड्स जो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है यूफेमिज्म का। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, the result of an action is the reverse of what the actor expected। तो जो भी एक्टर ने एक्सपेक्ट किया है, अगर रिजल्ट उसका बिल्कुल रिवर्स हो जाए तो बताना है यहाँ पे कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए अंडर स्टेटमेंट, बी ऑक्जीमोरन, सी सिचुएशनल आयरनी एंड डी एपिक। So here correct answer will be C, situational irony। मीन्स राइटर ने सोचा भी नहीं था कि ये होगा और उसका जो रिजल्ट है उसके थिंकिंग से बिल्कुल रिवर्स हो जाए, ओपोजिट हो जाए, तो वहाँ पे सिचुएशनल आयरनी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, the audience knows something that the characters in the drama do not। जब किसी ड्रामा के कैरेक्टर्स जो किसी बात से बिल्कुल अनजान होते हैं, उनको नहीं मालूम कि ड्रामा में क्या हुआ है, एंड जो ऑडियंस है उसको पता होता है, तो ऐसे में बताना है कि यहाँ पे कौन सा मतलब हम जो लिटरेरी टर्म यूज कर रहे हैं। ऑप्शन ए एडेज, बी बिल्डिंग्स रोमन, सी एपोस्ट्रोफी एंड डी ड्रामेटिक आयरनी। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डी ड्रामेटिक आयरनी। तो ड्रामेटिक आयरनी में क्या होता है कि कैरेक्टर्स को तो किसी बात का नहीं पता, लेकिन जो ऑडियंस है उसको पता है कि क्या मतलब सही बात क्या है इसमें। तो जिस भी तथ्य से कैरेक्टर अनजान हो वो बात अगर ऑडियंस को पता है तो वहाँ पे ड्रामेटिक आयरनी करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 10, द कंट्रास्ट इज बिटवीन द लिटरल मीनिंग ऑफ वाट इज सैड एंड वाट इज मीन्ड। तो जब कंट्रास्ट दिखाया जाए, मीन्स बोला कुछ और जा रहा है और उसका जो मतलब है वो कुछ और निकल के आता है, तो वहाँ पे बताना है ऑप्शन नंबर ए एनालॉजी, बी पैराडॉक्स, सी वर्बल आयरनी एंड डी जक्सटापोजिशन। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी सी वर्बल आयरनी। तो वर्बल आयरनी मीन्स हम किसी को बोल तो कुछ और रहे हैं लेकिन उसका मीनिंग कुछ और निकलता है। देन क्वेश्चन नंबर 11, द यूज ऑफ एंग्री एंड इंसल्टिंग लैंग्वेज। तो जब एंग्री और इंसल्टिंग लैंग्वेज का यूज होता है तो वहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? देखिए इन्वेक्टिव, जार्गन, मैलाप्रोपिज्म और मूड। सो करेक्ट आंसर विल बी ए इन्वेक्टिव।
क्वेश्चन नंबर 12, pervasive irony created by a structural features such as a naive protagonist whose viewpoint is consistently wrong, shared by neither author nor reader, is known as this. तो ऐसी परवेसिव आयरनी जो क्रिएट की जाती है बाय अ स्ट्रक्चरल फीचर, और सच एज नेव, नेव होता है कोई जो नेव प्रोटैगनिस्ट होता है, हुज व्यू पॉइंट इज कंसिस्टेंटली रॉन्ग, जिसका जो व्यू पॉइंट है वो क्या है, रॉन्ग, कंसिस्टेंटली रॉन्ग रहता है, एंड शेयर्ड बाय नीदर ऑथर नो रीडर, और जो कि शेयर नहीं किया जाता ना तो ऑथर के द्वारा और ना ही रीडर के द्वारा, तो दैट इज नोन एज सिचुएशनल आयरनी, मेटोनिमी, सटायर और मिथ. So what will be the correct answer here? Correct answer is A, situational irony. Question number 13. A figure of speech wherein a comparison is made between two unlike quantities without the use of the words like और as. जब एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू अनलाइक क्वालिटीज, किन्हीं दो अनलाइक क्वालिटीज के बीच में, और विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज. सोलिलोकी, सिमली, मेटाफर एंड डी, एनालॉजी. So question number 13, the correct answer will be C here, metaphor. तो अगर हमने एज और लाइक का यूज करके कंपैरिजन किया है तो वहाँ सिमली हो जाएगा, लेकिन जब हम इन वर्ड्स का यूज किए बिना कंपैरिजन करते हैं तो वो हमारा मेटाफर हो जाता है. तो करेक्ट आंसर इज सी हेयर, मेटाफर. क्वेश्चन नंबर 14. द हीरो और सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ अ लिटरेरी वर्क. किसी लिटरेरी वर्क का हीरो या सेंट्रल कैरेक्टर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए जेनर, बी मोटिव, सी प्रोटैगनिस्ट एंड डी लिटरेरी थ्योरी. सो क्वेश्चन नंबर 14, द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, प्रोटैगनिस्ट. क्वेश्चन नंबर 15. A device in literature where an object represents an idea. तो लिटरेचर की एक ऐसी डिवाइस जिसमें कि कोई ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है किसी आइडिया को. ऑप्शन ए नैरेटर, बी पैरोडी, सी थीम एंड डी सिंबोलिज्म. सो द करेक्ट आंसर हियर इज सिंबोलिज्म. क्वेश्चन नंबर 16. A statement which lessens or minimizes the importance of what is meant. तो एक ऐसी स्टेटमेंट जो लेसन्स होता है किसी चीज़ को कम करना, और मिनिमाइज भी कम करने का सेंस ही आता है यहाँ, जो किसी मतलब जो हमारा मीन है स्टेटमेंट का, जो मीन है अर्थ है उसका, उसको मिनिमाइज करने के और उसको लेसन मीन्स कम कर देती है. ऐसी स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? जेनर, मोटिव, अंडर स्टेटमेंट और मेटाफर. क्वेश्चन नंबर 16, द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, अंडर स्टेटमेंट. और ये हाइपरबल का ऑपोजिट होती है, क्योंकि हाइपरबली में क्या होता है, किसी स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, और अंडर स्टेटमेंट में कितनी भी बड़ी बात हो उसको बहुत छोटा करके बताया जाता है. तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. क्वेश्चन नंबर 17. Why saying proverb, short memorable saying that expresses a truth and is handed down from one generation to the next. तो वाइज सेइंग जो होती है, जो प्रोवर्ब्स होती हैं, मीन्स किस्से, कहानियाँ, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, या शॉर्ट मेमोरेबल सेइंग होती हैं, दैट एक्सप्रेसेस अ ट्रूथ, जो किसी सच को उजागर करती हैं, एंड इज हैंडेड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, और जो वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन को हैंडेड डाउन की जाती है, मीन्स गिवन की जाती है, उसको क्या बोलेंगे यहाँ? एडेज, मेटाफर, अंडर स्टेटमेंट और एनालॉजी. सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ, दैट इज ए, एडेज.
तो ये उन कहावतों टाइप के लिए बोला जाता है जो हम आम तौर पे घरों में कोई कहावत देते हैं किसी भी बात के ऊपर, इस तरह की चीज़ों के लिए ये वर्ड यूज होता है, एडेज। क्वेश्चन नंबर 18, अ प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस इन लिटरेचर और आर्ट। तो लिटरेचर या आर्ट में जब हमारे इमोशंस का प्यूरिफिकेशन होता है तो उसको क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 18, कैथारसिस, बी फॉइल, सी एडेज एंड डी अंडरस्टेटमेंट। द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, कैथारसिस। तो ये मोस्टली ट्रेजेडी में यूज होता है। तो जब वो बहुत ज़्यादा कोई ट्रेजेडी जो दिल को छू जाती है या कुछ इमोशनल सीन्स दिल को छू जाते हैं तो वहाँ परगेशन ऑफ इमोशंस होता है कि इमोशंस हमारे क्या होते हैं, बाहर आने लगते हैं। तो उसके लिए जो लिटरेरी टर्म यूज होती है दैट इज कॉल्ड कैथारसिस। क्वेश्चन नंबर 19, एन ऑथर्स चॉइस ऑफ वर्ड्स। जब किसी ऑथर के जो वर्ड्स हैं उनकी चॉइस को क्या बोलते हैं, कि अपने वर्क में उसको किस टाइप के वर्ड्स को यूज करना है, वो पूरी तरह से उसकी चॉइस होती है। तो ये क्या है यहाँ पे? ऑप्शन ए जेनर, बी एपिक, सी डिक्शन एंड डी सिंथेसिस। सो क्वेश्चन नंबर 19, द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, डिक्शन। क्वेश्चन नंबर 20, a word or phrase preceding or following a name which serves to describe the character in literature। तो कोई भी वर्ड या फ्रेज जो किसी नाम के आगे या उसके पीछे लिखी जाती है और जो डिस्क्राइब करती है कैरेक्टर को लिटरेचर में, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? हेमार्सिया, ह्यूब्रिस, एपिग्राफ एंड डी एपिथेट। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हेयर? द करेक्ट आंसर विल बी डी एपिथेट। क्वेश्चन नंबर 21, unintentional use of an inappropriate word similar in sound to the appropriate word, often with humorous effect। तो अनइंटेंशनल यूज ऑफ एन इनएप्रोप्रिएट वर्ड, जब किसी इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स को अनइंटेंशनली हम जो यूज करते हैं और जो सिमिलर होते हैं साउंड्स में किसके? एप्रोप्रिएट वर्ड्स के, कि जो वर्ड हमें यूज करना है उसी से रिजेम्बलिंग हम वहाँ पे कोई दूसरा वर्ड यूज कर दें जो कि वहाँ पे मिसमैच हो, तो उसके लिए हम कौन सी लिटरेरी टर्म का यूज करेंगे? ऑप्शन ए नेचुरलिज्म, बी मॉडर्निज्म, सी मैलाप्रोपिज्म एंड डी पोस्ट मॉडर्निज्म। तो क्वेश्चन नंबर 21, द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, मैलाप्रोपिज्म। क्वेश्चन नंबर 22, a revolt against the conservative values of realism, that is modernism, malapropism, romanticism और post modernism। तो क्वेश्चन नंबर 22, द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, modernism। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, in literature an extreme form of realism developed in France इन द 19th सेंचुरी। तो लिटरेचर में एक जो एक्सट्रीम फॉर्म बतानी है रियलिज्म की जो डेवलप हुई थी फ्रांस में और 19th सेंचुरी में, तो मॉडर्निज्म, मैलाप्रोपिज्म, रोमांटिसिज्म और नेचुरलिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 23, द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, नेचुरलिज्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, a movement away from the viewpoint of modernism। ऑप्शन ए modernism, बी postmodernism, सी malapropism and D romanticism। So here correct answer will be B postmodernism। Now question number 25, a play on words wherein a word is used to convey two meanings at the same time। तो अब प्ले ऑन वर्ड्स, देखिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जो शब्दों के ऊपर कोई खेल होता है वेयर इन अ वर्ड इज यूज टू कन्वे टू मीनिंग। कोई ऐसा वर्ड हम यूज करते हैं किसी भी राइटिंग में जहाँ पे उस वर्ड के टू मीनिंग्स निकल के आते हैं एट द सेम टाइम, तो वहाँ पे क्या होगा? पन,
पैराडॉक्स, सटायर और पैरोडी। सो क्वेश्चन नंबर 25, द करेक्ट आंसर विल बी ए, पन। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत इम्पोर्टेंट भी होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।